कालीबंगा और आहड़ सभ्यता की समाप्ति के बाद आज पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। दोनों ही पार्टों के जो नोट्स बनाए गए हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर के पूछे हुए सवालों के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण ये बात है कि इस क्लास में केवल प्रश्न का कौन सा विकल्प है यह जवाब नहीं दिया जाएगा। अन्य 3 विकल्प उत्तर क्यों नहीं है इसके बारे में भी डिटेल रूप से एक्सप्लेन किया जाएगा और उसी हिसाब से अन्य 3 विकल्प उत्तर क्यों नहीं है उसी बैकअप को ध्यान में रखते हुए इस पार्ट में जो बताई गई 9 पुस्तकें हैं उनमें से कंटेंट डिटेल्ड निकाला गया है। विशेष रूप से ये जो शर्मा एंड पावा वाली किताब हैं उसमें से हाल ही की आरपीसी की परीक्षाओं में तथ्यात्मक और समझ आधारित दोनों ही सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे बेसिक सवाल यही होता है कि कोई भी सभ्यता है उसकी अवस्थिति कहाँ है। तो पुरातन सारी ही सभ्यताएं जैसा पहले मैंने बताया है कि नदी घाटी के तट पर ही अवस्थित होती थी, क्योंकि सेटलमेंट होने के लिए पहली आवश्यकता खेती है, पीने के लिए पानी है और दोनों ही आवश्यकता नदी किनारे पर स्वच्छ जल की आपूर्ति, खेतों में सिंचाई के लिए सबसे सटीक और उपयुक्त चुनाव होता है। ऐसे में सभी, चाहे वो चालकोलिथिक साइट रही हो, उसके बाद भी आयरन एज की कल्चरल डेवलपमेंट भी नदी घाटी के मगध जब अपने बहुत चरम पर था तो भी उसकी राजधानी नदी घाटी पर ही अवस्थित थी। तो गणेश्वर सभ्यता भी उसी सेम अंडरस्टैंडिंग के आधार पर बसी बढ़ी, समझ कभी बहुत डिफरेंट नहीं होगी। कांतली नदी के किनारे हैं सीकर जिले में, चूँकि वो एकमात्र नदी बहती है तो कन्फ्यूजन का कोई सवाल नहीं है। सवाल आया हुआ है, हरे रंग से अंडरलाइन करने का मतलब है उसमें क्वेश्चन आया जा चुका है, क्योंकि ये सरल सवाल था इसलिए मैंने इसमें डाला नहीं है। एकमात्र सीकर जिला यदि याद रहेगा तो एकमात्र वहाँ अंतर्भवरा नदी कांतली है तो वो कांतली हो जाएगा, अन्य विकल्प सही नहीं है। उसके बाद ये कहाँ अवस्थित है, ये नीम का थाना। ये नीम का थाना पहले राजस्थान सरकार ने जिला बनाया था, फिर इसको नल एंड वॉइड कर दिया, तो अभी ये तहसील ही है। सीकर जिले में, तहसील जिले में कांतली नदी के उद्गम पर ये सभ्यता बनी हुई है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो हर सभ्यता के उत्खननकर्ता का नाम पूछा जाता है। दूसरी चीज़, उसमें सबसे कन्फ्यूजिंग ये रहता है कि कौन सी सभ्यता से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ था। एक दूसरा, कई व्यक्ति एक से अधिक सभ्यताओं से जुड़े हुए थे। ऐसे में 3 विकल्पों को काटना और सटीक विकल्प का चुनाव करना एक चुनौती रहती है। इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी व्यक्ति हैं उसकी यदि अवेलेबल है तो फ़ोटो प्रदान कर दी जाए, ताकि व्यक्ति के साथ फ़ोटो अटैचमेंट से व्यक्ति के नाम के साथ फ़ोटो याद करने का कॉन्जिक्वेंस नेचुरल प्रोसेस में चला जाए। एक दूसरा, उस फोटो के माध्यम से कल्चर से अटैच हो जाए। गणेश्वर के साथ विशिष्ट प्रकार की फ़ोटो अटैच होने से सोचने की चित्र के माध्यम से उस सवाल को अटैचमेंट के ज़रिए किया जाए। तीसरी चीज़ है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति ही किसी विशिष्ट सभ्यता से क्यों जुड़ा गया, उसको छानबीन के लिए गहन स्रोतों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है कि भाई कोई विशिष्ट व्यक्ति ही उस समय उस सभ्यता के उत्खनन से क्यों जुड़ा था। उसका एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक के ज़रिए व्यक्ति को सभ्यता से कनेक्ट करने का प्रयास किया गया है ताकि रटने की संभावना को मिनिमम किया जा सके। इस सभ्यता के उत्खननकर्ता थे रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल पहले भी कई सभ्यता को उत्खनन किए जा चुके हैं। 1961 में, 62 में, अभी थोड़ी देर पहले जो आहड़ सभ्यता पड़ी उनके भी दूसरे चरण में उत्खननकर्ता रतन चंद्र थे। 1953 में जो पहली उत्खनन हुई उसमें मैंने पूरा कहानी के साथ बताया था कि अक्षय कीर्ति व्यास मेवाड़ में महाराणा भूपाल सिंह के कार्यकाल में युवा प्रशिक्षित अवेलेबल टैलेंट पूल थे, इसलिए
प्रथम रूप से उनको ही चुना गया, लेकिन सब सेकंड लेवल पर अधिक एडवांसमेंट की आवश्यकता हुई तो आर्य सभ्यता के उत्खनन के लिए RC अग्रवाल को नियुक्त किया गया। आगे देखेंगे कि जोधपुरा संस्कृति का उत्खनन, इन्होंने जोधपुरा संस्कृति का उत्खनन का एक्सपीरियंस पहले रतन सिंह अग्रवाल को हो चुका था। फिर सेम लेवल का इसके ही पड़ोस में ये गणेश्वर वाली सभ्यता थी। तो इस सक्सेस को यहाँ दोहराने के लिए और उस पर जोधपुरा में जो कौशल उन्होंने हासिल किया था उसको यहाँ वापस से अप्लाई करने के लिए गणेश्वरा के बाद जोधपुरा के बाद गणेश्वरा का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल को दिया गया। उसके बाद यहीं आस पड़ोस भरतपुर में 9 संस्कृति है, उसका भी उत्खनन इन्होंने किया। भीनमाल कल्चर हैं, उनका भी उत्खनन इससे पहले इन्होंने कर चुका था, एक्सपीरियंस था। उसके बहुत बाद लेट इसी क्षेत्र के आसपास OCP टाइप की संस्कृति में सुनारी संस्कृति जो झुंझुनू में है उसका उत्खनन इन्होंने किया। यानी कि ये जो राजस्थान है इसके जो ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में जितने भी प्रकार की कल्चर थी उसमें अधिकांश खनन रतनचंद्र अग्रवाल ने किया है। और उसका कारण था कि ये कल्चर OCP टाइप की थी और OCP टाइप की कल्चर में रतनचंद्र यानी कि RC अग्रवाल साहब स्पेशलाइजेशन रखते थे। अब वापस अपन आते हैं अग्रवाल साहब और गणेश्वरा सभ्यता पर। ये गणेश्वरा सभ्यता से कैसे जुड़े हैं, पहले एक चीज़ मैं बता चुका हूँ कि उनका पहले एक्सपीरियंस जोधपुरा संस्कृति को एक्सप्लोर करने का हो चुका था। वहाँ OCP टाइप की संस्कृति वो निकाल चुके थे। पुरातत्वविदों को जो कल्चरल सेटलमेंट है वहाँ से मोटा मोटी एक उत्खनन के बाद अंदाज़ा हो जाता है कि भाई वहाँ कौन से टाइप की कल्चरल सिविलाइजेशन निकलने की संभावना ज़्यादा है। तो फिर ये गणेश्वरा सभ्यता में इससे जुड़ी हुई OCP टाइप की कल्चर निकलने की संभावना थी। तो ये पास या सक्सेस प्राप्त कर चुके थे, सिमिलर उपकरण यहाँ मिलने वाले थे, OCP की सक्सेस रेट थी ही, स्पेशलाइजेशन इनका था ही। साथ में एक चीज़ और थी कि उस दशक में ये डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के निदेशक थे। तो इन्होंने खुद ही ये जिम्मा अपने कंधों पे लिया। तो बिल्कुल पास में सक्सेस स्टोरी के बाद खुद ने इन्होंने गणेश्वरा में उत्खनन का कार्य किया। तो इन सब परिस्थितियों के कारण कोई भी व्यक्ति का चुनाव होता है, उसकी एक प्रोसेस होती है। कोई भी रैंडम तरीके से किसी व्यक्ति को कहीं भी भेज नहीं दिया जाता। यदि लॉजिकली चीज़ों को कनेक्ट किया जाए तो चीज़ें समझ में आती हैं कि कोई स्पेशलिस्ट व्यक्ति किसी स्पेशलिस्ट स्थान या कल्चर से क्यों जुड़ा हुआ था। अब यदि ये जानकारी आपके पास है तो सवाल आसानी से किया जा सकता है। ये सवाल अभी 2022 की सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है। गणेश्वरा सभ्यता उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी बेराट से हैं तो हो नहीं सकता। हो सकता है लेकिन दयाराम साहनी का टाइम पीरियड बहुत अलग है। वो 1937 के आसपास ही उत्खनन कर चुके थे। उनका BB लाल, BK थाकर, ए घोष ये सब कालीबंगा से जुड़े हुए थे। और MD खर्रे भी कालीबंगा से ही जुड़े हुए थे। और भी संस्कृति से जुड़े हुए थे। इस संस्कृति से सीधा जुड़ने वाला आदमी था रतनचंद्र अग्रवाल। जोधपुरा में सक्सेस स्टोरी के बाद उस सक्सेस स्टोरी को यहाँ दोहराने के लिए रतनचंद्र अग्रवाल इसके सभी व्यक्ति थे। रतनचंद्र अग्रवाल और विकल्पों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए कितनी संस्कृतियों से अतिरिक्त रूप से जुड़े हुए, तो 5 संस्कृतियाँ हैं जिनसे रतनचंद्र अग्रवाल जोड़े जा चुके थे। सबसे पहले थे 1953-54 सबसे पहला एक्सपीरियंस था इनका भीनमाल का, जो कि जालोर में कल्चरल साइट थी। उसके बाद इनका एक्सपीरियंस था आहड़ में, वो भी एक ताम्रपाषाण थी, OCP से BRW में कन्वर्ज कर रही थी, इसलिए इन्होंने अपना प्रारंभिक एक्सपीरियंस के बाद यहाँ एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद सबसे ज़्यादा इनको जो ख्याति मिली वो 1972 से 75 के मध्य ये जो जोधपुरा वाली जयपुर में ये जो कल्चरल साइट है इसके एक्सप्लोर के बाद मिली।
उनके बाद इनको सक्सेस मिलने के बाद निदेशक भी आर्कियोलॉजी सर्वे एंड म्यूजियम ऑफ राजस्थान में इसको निदेशक बना दिया गया था, प्रमोशन हुआ। फिर इस सक्सेस स्टोरी को बिल्कुल पास के क्षेत्र में दोहराने के लिए गणेशवरा का उत्खनन भी इन्होंने ही किया 1977। और इसके बाद सीकर के बिल्कुल पास झुंझुनू में इनका लास्ट एक्सप्लोरेशन था 1980-81 सोनारी कल्चर। तो इस तरीके से सभी संस्कृतियों को, और भीनमाल से भी पहले एक और है 952-53 के आसपास, ये साथ साथ में 9 संस्कृति भरतपुर में है, इनका भी इनको एक्सपीरियंस था। इस तरीके की समझ के साथ विकल्पों को काटना आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि अब ये बेसिक जानकारी हो गई, कल्चरल साइट कहाँ है, कौन सी नदी पे हैं, उत्खननकर्ता कौन थे, ये फंडामेंटल जानकारी हो गई। अब ये है कि उत्खनन किया जा रहा है, कौन कौन सी वस्तुएं मिली, कौन कौन सी प्रोमिनेंट विशेषता उस कल्चरल साइट की हैं, कौन कौन से उपकरण मिले, अन्य सभ्यताओं से भिन्न कैसे हैं, किस किस लेवल की डेप्थ है उसको समझते हैं। तो इस सभ्यता के उत्खनन के बाद जो वस्तु मिली उस आधार पर इस सभ्यता को अपन बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता, इंग्लिश में बोलते हैं चालकोलिथिक साइट। अब यदि आपने चालकोलिथिक साइट्स की कल्चर के फीचर को समझ लिया तो उसके बाद इसमें क्या क्या सामान मिलने वाले हैं इसको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कल्चरल साइट्स की ट्रांजिशन का अपना एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को समझने के बाद दूसरी साइट से इस साइट्स में मिलने वाले उपकरणों में सेग्रीगेशन बहुत आसान हो जाता है। और बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मल्टीपल साइट्स का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन कर उनके मिलने वाले उपकरणों को सेग्रीगेट करना। तो अपन सबसे पहले समझते हैं कि ये चालकोलिथिक साइट्स का मतलब क्या होता है। ये डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि चालकोलिथिक साइट एक्चुअली है क्या। जो कल्चरल सिविलाइजेशन होता है उसका ट्रांजिशन इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले जब मानव आया तो मानव का प्रागैतिहासिक सेटलमेंट का सबसे पुरातन सबसे पहला काल था, वो था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की विशेषता ये होती है कि मनुष्य बिल्कुल प्रारंभिक एज में अभी अभी मानव बना है, वो अपने जीने के लिए जंगली जानवर खाता है, सेटल्ड नहीं है। सबसे बड़ी बात, ने तो पशु पक्षियों को पालना सीखा है, ने खेती करना सीखा है, ने ही किसी व्यवस्थित मानविक क्रिया में संलग्न है। ये जब दौर बीता, मानव एडवांस हुआ, तो उसके बाद आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल से थोड़ा एडवांसमेंट हुआ। यहाँ इन्होंने पशुपालन करना सीख लिया। पहले ये पशु दिखते ही मारकर उसको खा जाते थे, अब उन्हीं पशुओं को पालकर ये या तो उसका दूध पीते थे या मांस खाते थे या इसका अपनी एक्टिविटी में उपयोग करते थे। मध्य पाषाण काल के बाद आया नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की विशेषता ये थी कि इंसान ने पहली बार खेती करना आरंभ किया, और खेती करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है सेटलमेंट, यानी कि जो मानव अपनी ज़रूरत के हिसाब से जंगलों में भटक भटक कर अपना खाना एकत्रित करता था, अब उसको एक जगह बस गया। यदि कोई व्यक्ति यदि खेती करेगा तो उसको बसना ज़रूरी है, बसना ज़रूरी है तो फिर वो मकान बनाएगा, मकान बनाएगा तो आसपास के लोगों से कनेक्ट होगा, यानी कि सोशलाइजेशन आरंभ हो गया। अब मानव पशुपालन की जो प्रक्रिया थी वो करता आ रहा था, कंटिन्यू थी, खेती को अपना आधार बना लिया। उसके बाद नवपाषाण काल का जब आगे एडवांसमेंट आया
तो उसको बोलते हैं ताम्रपाषाण काल, चालकोलिथिक। इस चालकोलिथिक काल का आने का कारण ये था कि नवपाषाण काल में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती थी, यदि मान लो उसको खेती करनी है तो खेती करने के लिए ज़मीन को खोदना पड़ेगा, उसके लिए पत्थर के उपकरण यूज़ करते थे, या फिर कि खेती करने के लिए जंगल को साफ करते थे तो ये बहुत धारदार उपकरण लाते थे, वो भी पत्थर के थे। जो क्रांति नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल के ट्रांजिशन में आई, उसका फंडामेंटल था पत्थर से धातु की तरफ ट्रांजिशन होना, और वो धातु भी कौन सी थी? तांबा था। और इस ताम्र के कारण ही इस संस्कृति का नाम पड़ा ताम्रपाषाण कालीन, चालकोलिथिक। और ये किस लिए हुआ? क्योंकि नवपाषाण काल में खेती आरंभ की, जब युग आगे आगे बढ़ा तो इन्होंने बहुत अधिक अन्न उगाना चालू कर दिया। जब आदमी अधिक अन्न उगाएगा तो उसको हिस्टोरी के भाषा में बोलता है अधिशेष। अधिशेष का मतलब है कोई व्यक्ति है जो अनाज करने या खेती करने के काम में स्पेशलाइज्ड है और वो ये काम करता है, तो कोई यदि अन्य व्यक्ति हैं जिसको लगता है कि भाई मैं औजार बेहतर बना सकता हूँ, तो वो व्यक्ति औजार बनाए, अपना टाइम खेती करने में वेस्ट नहीं करे। यदि अधिशेष अनाज है तो वो कहीं किसी व्यापारी को बेच देगा। ये व्यक्ति औजार में स्पेशलाइज्ड है, कृषि से ज़्यादा बेहतर काम औजार में कर सकता है, वो सोचेगा कि मैं इसी में आगे बढ़ूँ, अनाज में ये इस व्यापारी से खरीद लेता हूँ। इसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। ये ठीक आज के प्रकार का है। यदि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई शहर में रहने वाला बहुत बड़ा बिल्डर है तो वो खेती करने नहीं जाएगा, वो अपने काम में मास्टरी करेगा। इसी प्रकार के फाइनेंस के सेक्टर में काम करने वाला खेती करने नहीं जाएगा, वो फाइनेंस के सेक्टर में मास्टरी करेगा। अनाज उसको पता है मुझे कहीं से भी मिल जाना है। इसी को बोलते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होने के कारण जनसंख्या का एक हिस्सा धातु के काम में लग गया, औजार बनाया। इन्होंने औजार का उपयोग पहले प्रारंभिक तौर पे खेती, ज़मीन को साफ करने, हलों को गहरा करने, उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया, सोसाइटी के डिमांड के हिसाब से। और बड़ा वर्ग खेती में रह गया, अलग अलग लोग अलग अलग एक्टिविटी में जुड़ गए। फिर इन धातु का प्रयोग सिक्योरिटी के लिए भी किया हो सकता है। धन संपदा एकत्रित हो तो पास वाली सोसाइटी उस पर अटैक कर दे, तो उसको बचाने के लिए सिक्योरिटी औजार उपकरण भी यूज़ किए जाने लगे। हालांकि इस सोसाइटी की अपनी एक लिमिटेशन थी। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण से ताम्रपाषाण तक आ गई। इसका अगला जो चरण आता है वो है लोह युगीन। लोह युगीन का मतलब ये था कि ये जो धातु उपयोग की जा रही थी, तांबा थोड़ा हल्का होता है और यदि खेती करनी है, किसी को मारना है, जंगल काटने हैं तो ज़्यादा सख्त लोहे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये इकोनॉमिक ट्रांजिशन का ह्यूमन हिस्ट्री में ज़्यादा एडवांस वर्जन है लोह युगीन। तो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो लोह युगीन नहीं है, ताम्रपाषाण कालीन है। उसमें नवपाषाण काल से क्या एडवांसमेंट थे और लोह पाषाण से क्या कमतर चीज़ें थी, उसकी समझ बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि भाई अभी भी ये नगरीय सभ्यता नहीं है, क्योंकि नवपाषाण से अभी अभी ट्रांजिशन किया है, तो ये ग्रामीण ही है। क्योंकि सबसे पहले सेटलमेंट नवपाषाण में बना था और नवपाषाण का ज़्यादा मैच्योर्ड फेज ताम्रपाषाण है, नगर नहीं। नगर का मतलब है जनसंख्या का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर में जुड़ा हुआ है। खेती बहुत ही कम लोग करते हैं और उनका रहने का तरीका, भवन निर्माण, उपयोग सामग्री बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेवल की हो। पहली चीज़ ये ग्रामीण लेवल की कल्चर है, अभी शहर नहीं है। दूसरा, इसमें मर्दबांड का द्वितीय लेवल आ चुका है, या तो उसमें OCP टाइप का मर्दबांड यूज़ होगा या BRW। मैंने पहले की क्लास में बता दिया, मर्दबांड का ट्रांजिशन का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले ऑर्चार्ड कलर्ड पॉलिश होती है जो बिल्कुल प्रारंभिक होती है, गेरुआ रंग का, यह बहुत ही कम पकाया या बिना पकाया हुआ।
फिर पकाना आरंभ किया तो BRW ब्लैक रेड वेर प्रकार का मृदबांड आया, जो इसकी प्रोमिनेंट विशेषता है ताम्रपाषाण काल की। अब ताम्रपाषाण काल से जब आगे ट्रांजिशन होगा तो उसमें डेवलपमेंट आएगी, वो आएगी पेंटेड ग्रे वेयर PGW, और उसका सबसे एडवांस जो मौर्य काल का है वो है NBPW। ये परिपक्व नगरीय सभ्यता का प्रतीक है NBPW। लेकिन अभी ये जो गणेश्वर हैं या ताम्रपाषाण कालीन, ये इन दोनों फेज में ही है। तो पहली चीज़ ताम्रपाषाण कालीन विशेषता होती है ग्रामीण सभ्यता, BRW प्रकार के मृदबंड, विशिष्ट प्रकार के ये नॉर्थ साउथ वेस्ट दिशा में शवों को जब हिस्टोरियन एनालाइज करते हैं तो केवल इकोनॉमिक फेज पे ही एनालाइज करने, उनके सोशल कल्चर को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो जो पूरे देश में जो भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी उनके सोशल कल्चर को एक जगह रखा गया, तुलना की गई, फिर पता चला कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की एक प्रोमिनेंट विशेषता ये है कि ये लोग शव को उत्तर दक्षिण दिशा में करके दफनाते हैं, जो आज भी चालू है। और इससे आगे तो ये होगी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की फंडामेंटल विशेषता। अब ये मैप के ज़रिए ये दिखाया गया है कि राजस्थान में उस लेवल की कल्चर कौन कौन से एरिया में फ्लोरिश हो रही थी। ये अपना रहा गणेश्वर, ये जोधपुरा जहाँ पे रतन चंद्र अग्रवाल साहब की स्पेशलाइजेशन इससे पहले हो चुकी थी, OCP टाइप की, चालकोलिथिक टाइप की। तो ये जोधपुरा जो जयपुर में है, इधर थोड़ा सा ये सीकर में है। ये जो कॉम्प्लेक्स है बनास वाला, इसमें गिलुंड, आहड़ और बालातल तीनों ही चालकोलिथिक साइट थी। भारत में ये और भी साइट है, महाराष्ट्र में देमाबाद, नेवासा, कोल्डी हेवा वगैरह, लेकिन राजस्थान की ये 5 ही प्रोमिनेंट साइट थी जो चालकोलिथिक स्टेज में थी। अन्य संस्कृतियाँ तो उससे बहुत पहले थी, अधिकांश साइट्स चालकोलिथिक साइट से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब इस अंडरस्टैंडिंग से अपन ये देखते हैं कि भाई जो उपकरण मिले हैं उनको कितने कितने किस किस चीज़ की रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने में या समझने में कितनी आसानी होती है, सवाल करने में कितनी आसानी होती है। चालकोलिथिक साइट चल रही है, ताम्रयुगीन उपकरण कौन कौन से मिले हैं। पहली चीज़ इन्होंने कहा तांबा के उपकरण और हथियार मिले। मैंने पहले ही कहा इस संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता तो कि नाम ही ताम्रपाषाण है, तो तांबे के उपकरण मिले हैं। किसी सभ्यता में बहुत ज़्यादा, किसी में बहुत कम। तांबे के उपकरण और हथियार याद करने की ज़रूरत नहीं। यदि कोई ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है तो उसमें तांबा मिलना बहुत ज़रूरी, बहुत मुख्य बात है। और यदि तांबा मिलेगा या तो वो औजार बनाएंगे या हथियार। जो सबसे ज़्यादा बड़ी विशेषता इस संस्कृति की है कि इसमें 99% तांबा है। इसका क्या मतलब है, ये लाइन समझना ज़रूरी है, ये भी रटना नहीं हो। ये है कि भाई जो हथियार बनाया जाता है उसमें कितना, जैसे आज की दृष्टि में यदि कोई सोना खरीदता है तो यदि कोई मान लो कि इन्वेस्टमेंट जिसकी कैपेसिटी अच्छी है तो वो 24 कैरेट का गोल्ड चूज करेगा। कोई कहेगा कि भाई मेरे को सोने से मतलब है तो वो फिर 22 कैरेट प्रीफर करेगा, या फिर 18 कैरेट या 20 कैरेट या 18 कैरेट प्रीफर करेगा। तो इस वाली सभ्यता में जो भी हथियार बनाए गए धातु के तांबे के, उसमें 99% तांबा है। तांबे का बहुत ज़्यादा प्रतिशत होना इस बात का इंगित है कि या तो ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, अफोर्ड कर सकते थे, या फिर इनके लिए तांबा बहुत सस्ता था, क्योंकि जब एक्सेस आसान होता है तो फिर वो मैक्सिमम यूज़ करता है। बाद में पता चला क्योंकि ये ग्रामीण संस्कृति है तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले तो हो नहीं सकते। फिर दूसरा तरीका यह है कि भाई इनके पास एक्सेस आसान होगा। तो एक्सेस जो आसान था उसका कारण ये है कि यहाँ आसपास में बहुत सारी तांबे की खानें थी, जिसके कारण से बहुत ही सरल, आसान और सुलभ उपलब्ध था तांबा। इसके कारण से ही यहाँ के औजारों में 99% तांबा पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर तांबे के बहुत ज़्यादा उपकरण और बहुत ज़्यादा तांबा मिलने के कारण अन्य संस्कृतियों से जब तुलना की गई तो पता चला कि सबसे ज़्यादा तांबा है वो गणेश्वर सभ्यता में मिला है। खाने भी पास में थी, बहुत आसानी से उपलब्धता थी,
और अयस्क से तांबा निकालने में बहुत जोर भी नहीं आता था। तो इस कारण से तांबे के बहुत ज़्यादा उपकरण मिलने के कारण गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा गया। जननी का मतलब है कि आपने तांबा उत्पन्न किया तो ये तांबा जन्म देने वाली है। और इस जन्म देने वाले कुछ विद्वान ये अंदाज लगाते हैं कि भाई जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो तांबा यूज़ किया जाता सभ्यता में, उसका एक्सपोर्ट करते थे ये लोग, इतना इनके पास तांबा था। किसी किसी के पास स्पेशलाइजेशन होती है किसी काम की। फॉर एग्जांपल इंडिया के पास यदि एक्सपोर्ट करने के लिए आइटम ढूंढा जाए तो कहते हैं कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अच्छे हैं यहाँ के, क्योंकि इंडिया का 50% जनसंख्या एग्रीकल्चर पर है। हालांकि वो सोफिस्टिकेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, ऑर्गेनिक वगैरह। दूसरी चीज़ है कि इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विस, यहाँ पर पढ़े लिखे इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा है, तो सॉफ्टवेयर सर्विस इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो इसी तरीके से यदि जैसे मैन्युफैक्चरिंग बेस यदि चाइना का ज़्यादा है तो ज़्यादातर देशों में मैन्युफैक्चर्ड आइटम चाइना से ट्रांसफ़र किए जाते हैं या एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो जिस भी कल्चर की, जिस भी देश की स्पेशलाइजेशन होती है वो कहीं बाहर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब इस जानकारी के आधार पर ये सवाल करते हैं कि देखो अपना सवाल कहाँ बैठता है, और समझ के आधार पर सवाल कर सकते हैं या रटना पड़ेगा। प्रागैतिहासिक स्थल, टर्म देखिए, प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ भारी मात्रा में ताम्र उपकरण, तीन की टर्म है। प्रागैतिहासिक यानी कि इतिहास से पहले से, प्रागैतिहासिक मतलब ऐतिहासिक मतलब जब इतिहास लिखा गया हो, यानी कि वैदिक काल। प्राग मतलब उससे पहले, यानी कि वैदिक काल से पहले कोई भी स्थल हो वो वैदिक काल से पहले का होना चाहिए। एक, भारी मात्रा में तांबे के उपकरण मिलना चाहिए। अब अपन देखते हैं कि उसमें विकल्पों में कौन सा है, कौन सा फिट बैठता है। बेराट प्रागैतिहासिक है, हालांकि वो मौर्य काल तक आते आते ऐतिहासिक हो जाता है, लेकिन उसकी शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से हुई है। एक चीज़ ये सेटिस्फाई करता है। क्या भारी मात्रा में ताम्र उपकरण मिले हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ केवल 58 वस्तुएं मिली है, वो भी शायद कहीं से इंपोर्ट की गई है, तो दूसरी शर्त ये लागू इस पर नहीं होती। कालीबंगा देखते हैं। कालीबंगा क्या प्रागैतिहासिक है? बिल्कुल प्रागैतिहासिक है, इतिहास से पहले का है, वैदिक काल से पहले का है। क्या भारी मात्रा में उपकरण मिले हैं? ये तो खुद गणेश्वर से इंपोर्ट करता था, तो दूसरे शर्त इस पर लागू नहीं है। तिलवाड़ा देखते हैं, क्या प्रागैतिहासिक है? दूसरा है कि क्या भारी मात्रा, अभी तो ये तांबा में ट्रांजिशन ही नहीं हुई थी, ये मीजोलिथिक साइट है, मध्य पाषाण। ये जो मैंने बताया कि ये ट्रांजिशन के फेज में तिलवाड़ा अभी यही है। पशुपालन के स्तर भी है, उसको अभी नियोलिथिक पार करना है, उसके बाद ताम्रपाषाण में आना है, तो तिलवाड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो उत्तर बचता है गणेश्वर। उसने पहली शर्त भी पूरी करती है कि प्रागैतिहासिक है, दूसरा भारी मात्रा में तांबे के उपकरण भी मिले हैं। अगला सवाल देखते हैं, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में कौन सा असत्य है? असत्य कदम पकड़ना है, यानी कि असत्य एक है, 3 सत्य है। देखते हैं, गणेश्वर तांबे की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल था, चालकोलिथिक साइट है, बिल्कुल सही है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, यदि समझ हो गई सवाल स्टेटमेंट सही। नीम का थाना कांतले, थोड़ी सी तथ्यात्मक जानकारी की समझ, कांतले अपना आ जाएगा। नीम का थाना यदि पता हो सीकर में है, सामान्य समझ के आधार पर सही। राजस्थान, गणेश्वर राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग द्वारा खुदाई की गई 5000 वर्ष पुरानी है। अब इसको ज़रा होल्ड करते हैं कि 5000 है, 4000 है, 3000 है, 2000 है, ये होल्ड करते हैं क्योंकि अगला स्टेटमेंट देखा जाएगा। यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था, जबकि अपन ने समझा कि भाई एक्सेसिबिलिटी ऑफ कॉपर होने की वजह से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक्सपोर्ट किया जाता था। तो इस स्टेटमेंट को इन्होंने सिर्फ उल्टा किया है, उल्टा करते ये गलत हो गए, तो ये सही है। अब ये कि भाई आपने यहाँ लिखा है कि ये सभ्यता 2800 BC में अवशेष में है, आपने यहाँ स्टेटमेंट में 5000 आ गया, तो उसका क्या करें? ये डिबेट का रहता है कि कितनी डेप्थ में लेके जाते हो आप। अलग अलग हिस्टोरियन इसको अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं। फिर उसके बाद कार्बन से 14 की वजह डेटिंग की वजह से ज़्यादा स्पष्ट आया, लेकिन अभी भी कुछ लोग मिलते हैं कि ये 5000 साल पुरानी है। तो ये डिबेटेबल है। जो ज़्यादा स्पष्ट कथन है उसको सबसे पहले पकड़ा जाता है।
बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों में एक चीज़ ध्यान रखी जाती है कि सबसे ज़्यादा स्पष्ट सही विकल्प कौन सा है। तो वो भले ही गलत हो लेकिन ज़्यादा स्पष्ट तरीके से गलत यह है, इसलिए ये उत्तर माना जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। निम्न सभ्यता भारत की सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी 4 की टर्म है, भारत में होनी चाहिए, सभी ताम्रयुगीन सभ्यता होनी चाहिए और उसकी जननी वो लाइन टू लाइन लिखी है आरबीएससी किताब में। तो अब देखते हैं कि अन्य विकल्प क्यों नहीं है। बागौर इसलिए नहीं है, जननी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर केवल कुछ ही उपकरण मिले हैं। आड़ में भी बहुत कम उपकरण मिले हैं। गिलुंड चालकोलिथिक तो है लेकिन उपकरण जननी इसलिए है कि बहुत ज़्यादा तांबे के उपकरण मिले हैं, तो वो गणेश्वरी है। अब मुद्दा यहाँ समाप्त हो जाता है कि भाई उत्खननकर्ता कौन थी, चालकोलिथ साइट की प्रोमिनेंट विशेषता क्या थी। अब आते हैं कि मृदभांड के हिसाब से ये संस्कृति किस स्तर की थी, उसकी समझ और फिर उस पर आने वाले सवाल। लिखा है कि भाई इस संस्कृति में कौन से लेवल के मृदभांड पाए जाते होंगे। तो जैसे संस्कृति ट्रांजिशन करती है, पूरा पाषाण से फिर जाती है मध्य पाषाण से फिर जाती है नवपाषाण से जाती है ताम्रपाषाण। फिर जब ये मृदभांड वाली कल्चर है ये इस प्रकार से ट्रांजिशन करती है, तो मृदभांडों की मोटा मोटी बनावट चालू होती है नवपाषाण कालीन में, और इनका ट्रांजिशन होता है यदि स्टार्टिंग में या तो ओसीपी, यहाँ तो ओसीपी था, फिर वो ताम्रपाषाण काल में कहीं तो ओसीपी ही चालू रहा, कुछ साइट में बीआरडब्ल्यू आ गया, फिर उसके बाद आगे की संस्कृति में वो पीजीडब्ल्यू और एनबीपीडब्ल्यू तक गया। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में मृदभांड के 2 ही विकल्प रहते हैं, या तो वो ओसीपी रही होगी या बीआरडब्ल्यू। तो अपन को बस सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कौन से लेवल की थी इन 2 में से। बाकी यदि 4 ऑप्शन आते हैं तो वो अपना आप कट जाने चाहिए। तो यहाँ कौन से विकल्प की थी, यहाँ आरबीएससी की किताब में लिखा कि कृष्णपर्णी भूरे या कथई, जिसको ओसीपी बोलते हैं, उस प्रकार के मृदभांड यहाँ पाए गए। वो दिखता कैसे है मैं आपको वो भी दिखा दूँ। ये देखो, ये ओसीपी टाइप का है, और यहाँ पर ये कल्चरल ट्रांजिशन के हिसाब से ये 1500 एज के आसपास ये आया। उसके बाद जब 1200 आसपास आया तो ये बीआरडब्ल्यू आ गया। उसके बाद जब फिर फेज आगे बढ़ा तो लगभग 1000 बीसी के आसपास ही पीजीडब्ल्यू आ गया। फिर चीज़ें और एडवांस हुई, ये पंचमार्क सिक्के भी आ गए, इस तरह की मूर्ति भी बन गई। तो ये देखो एनबीबीडब्ल्यू इतना पॉलिश्ड है, ये बहुत चमक रहा है। ये थोड़ा स्क्रीनशॉट की वजह से धुंधला हो गया, वरना ये लिखा है शाइनी ब्लैक। ये बहुत मतलब एडवांस लेवल की तपाई और पॉलिश्ड की गई है इसमें, जिसकी वजह से एडवांस दिख रहा है। ये कितना खुरदरा दिख रहा है, ये थोड़ा अच्छी तरीके से पेंटेड किया गया है। तो ये इस तरह से ट्रांजिशन होता है। तो यदि आपको ये समझ हो गई तो अब ये सवाल करो, गणेश्वर से प्रताप मृदभांड कौन से हैं। सबसे पहले इसको डिकोड करते हैं। पहली चीज़ ये है कि उत्तरी यानी कि नॉर्थ, कृष्ण मतलब काला, पोर्शन मार्जिन मतलब पोर्शन, मृदभांड मतलब वेयर, एनबीबीडब्ल्यू ये है क्या। धूसर मतलब पेंटेड, चित्रित मतलब ग्रे वेयर, क्या वो पीजीडब्ल्यू है। लाल मतलब बीआरडब्ल्यू, और गेरिक, तो ये शब्द गेरिक यहीं पे लिखा हुआ है। तो एनबीपीडब्ल्यू हो नहीं सकते क्योंकि बहुत एडवांस लेवल का है। बीआरडब्ल्यू इसमें अभी आया नहीं है। पीजीडब्ल्यू तो पहले ही बहुत एडवांस, एनबीडब्ल्यू से ओसीपी के बाद का लेवल, उससे भी बाद का लेवल, बीआरडब्ल्यू से आगे के लेवल पीजीडब्ल्यू है, तो पीजीडब्ल्यू हो नहीं सकता। बीआरडब्ल्यू हो सकता है ताम्रपाषाण, लेकिन इसकी विशेषता नहीं है। इसकी विशेषता केवल है गेरिक मृदभांड। समाज के आधार पर इस सवाल को करना आसान था। अगला सवाल है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अभी विकल्पों को देखिए। कालीबंगा में दुर्गीकृत था, 2 प्रकार की स्टडल थी। मैंने साफ साफ चित्र से बताया था कि दुर्गीकरण हुआ है, करेक्ट है। बेराट में बहुत बार पाए जाते हैं, करेक्ट है।
बाघ और सूक्ष्म पाषाण उपकरण का अंदाज लगाना इसलिए आसान है कि कोई भी कल्चर यदि पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण से ताम्रपाषाण कार्यक्रम में ट्रांजिशन करती है तो पत्थर कल्चर बनी रहती है। जैसे यदि कोई एग्रीकल्चर कृषि में आ गई और उसने पूर्व में पशुपालन किया तो पशुपालन को वो कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल छोड़ नहीं देते, पशुपालन को बनाए रखते हैं, नई एग्रीकल्चर को जोड़ देते हैं। इसी प्रकार यदि कोई संस्कृति नवपाषाण से ताम्रपाषाण में ट्रांजिशन करती है तो वो नवपाषाण की जो पत्थर वाली संस्कृति थी उसको कुछ हिस्सों में बनाए रखती है, ताम्रपाषाण के नई चीज़ें अडाप्ट कर लेती है, तो नवपाषाण की चीज़ें बनाए रहती है। इसलिए बाघ और यदि है तो उसमें सूक्ष्म पाषाण के कल की वो पुरानी कल्चर को बनाए रखा, तो ये भी सही है। काले चमकीले मृदबाण गणेश्वर की शब्द नहीं हो सकती क्योंकि इसमें BRW है ही नहीं, तो ये सुमेलित नहीं है। समझ के आधार पर बहुत आसानी से इस सवाल को किया जा सकता है, कुछ भी रटना नहीं है। तो कहाँ अवस्थित थी, अवस्थिति हो गई, खोजकर्ता हो गई, फंडामेंटल जानकारी हो गई, मृदभांड हो गई। अब है कि मकान कौन सा कैसे बनाते थे, क्या ये चीज़ का उपयोग करते थे, इसमें भी समझ ही काम करेगी, बहुत रटना नहीं है। यदि कोई ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है तो वो मकान बनाने के लिए क्या यूज करेगी। यदि नवपाषाण है तो नवपाषाण में सबसे पहले उन्होंने कृषि करने के सेटलमेंट ज़रूरी है, सेटलमेंट करने के लिए वो कहीं बसे होंगे, बसने के लिए मकान ज़रूरी है, या तो उन्होंने मकान बनाया होगा या झोंपड़ी बनाई होगी, दोनों विकल्प है। अब ये बता दें कि ताम्रपाषाण यदि अगली एडवांस लेवल है तो मकान तो पक्का है आगे होंगे। मकान और झोपड़ी इस फेज की विशेषता है। यदि उसने ताम्रपाषाण काल में ट्रांजिस किया है इसका मतलब मकान कुछ तो स्तर पर बने ही होंगे क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है। हो सकता है झोपड़ी भी हो लेकिन मकान मुख्य विशेषता है। अब मकान बनाने के लिए उसके पास विकल्प क्या है, या तो वो पत्थर का यूज़ करे, स्थानीय रूप से व्यापक मात्रा में उपलब्ध हो, उसको जो एडवांसमेंट चाहिए वो पत्थर से मिलता हो, या फिर वो ईंट का यूज़ करेगा। ईंट के दो विकल्प है, या तो पक्की हुई ईंटें या कच्ची ईंटें। पक्की ईंटें हो नहीं सकती क्योंकि ये नगरीय सभ्यता का प्रतीक है, जबकि मैंने बताया कि ताम्रपाषाण संस्कृति गांव की होती है, तो पक्की हुई ईंटें हो नहीं सकती। बहुत आसानी से ये विकल्प कट जाता है। दूसरी चीज़ है कि भाई ये वाले लोग क्या पत्थर का यूज़ करते थे या ईंट का यूज़ करते थे, वो भी कच्ची वाली। ये दो ही विकल्प बचते हैं। कोई भी सोसाइटी यदि ईंट का प्रयोग करती थी इसका मतलब उसका सिविक सेंस, सिविलाइजेशन, सिविल इंजीनियरिंग का जानकारी अच्छी थी। वो मकान बनाने के साथ ही सुदृढ़ता, ड्यूरेबिलिटी और कल्चर का भी ध्यान रखते थे। ईंट बना के मकान को किसी भी तरीके से मोल्ड किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की आकृति बनाई जा सकती है। तो ये पहला फेज है, ये एडवांस लेवल का फेज है। तो यहाँ ये जानकारी होनी चाहिए कि ये लोग ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। पत्थर अभी ट्रांजिशन के प्रारंभिक फेज में ही थे, पत्थर का उपयोग करते थे, ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। यानी कि साफ साफ एक नगरीय नहीं है, हड़प्पा जितने सिविल इंजीनियरिंग उतने दक्ष नहीं है। ये भी हो सकता है कि कहीं बाढ़ आई हो और सारी कच्ची ईंटें धुल गई हो, लेकिन ये बहुत कम संभावना है। यदि कोई दीवार बची हुई है तो उसमें ईंटें होनी चाहिए, लेकिन अधिकांश हिस्टोरियन को या आर्कोलॉजिस्ट को पत्थर ही मिले हैं। अरावली के पास आसानी से उपलब्ध थे तो उन्होंने पत्थर का उपयोग किया। अब यदि ये समझ आपके पास है तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे। यदि ये समझ आपके पास है तो किस सभ्यता में मकान बस्तियों में ईंटों का प्रयोग किया गया। अब यदि आपके पास चारों चीज़ों की जानकारी है तो ये सवाल करना आसान हो जाता है। किसमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। अब देखो विकल्प एक देखते हैं। सबसे पहले विकल्पों को चुनाव है कि अपन को किस बारे में जानकारी है। अपन जानते हैं कि कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता में ईंटों का प्रयोग सामान्य बात है, तो सबसे पहले इसको काटा जा सकता है कि यहाँ ईंटों का प्रयोग होता ही होता था। दूसरा, आप बेराट को समझो, यहाँ पर मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं, बौद्धकालीन अवशेष भी मिले हैं। और ये बात हो रही है यदि मौर्य को सबसे पहले माना जाए, यदि अशोक के टाइम को भी माना जाए तो लगभग 100 BC से 100 AD के बीच में। और नगरीकरण का काल 600 BC के आसपास ही आ चुका था। तो ये नगरीकरण काल का परिपक्व एज है। ऐसे में बेराट में ईंटों का प्रयोग मिला ही मिला होगा,
ये भी संभव नहीं है। समझ के साथ हो रहा सब। ये द्वितीय नगरीकरण के बहुत बाद का फेज है तो ईंटें मिलेगी। ये कालीबंगा के नगरीय चरण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो इसमें ईंटें ही होगी। अब है कि भाई आहड़ और गणेश्वर दोनों सभ्यताओं में कंपटीशन है। यदि ये लाइन आती आपको रटली याद है तो गणेश्वर किया जा सकता है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आहड़ क्यों नहीं है। आहड़ इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैंने आहड़ पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये लोग नींव के लिए शिष्ट पत्थर का उपयोग करते थे जो स्थानीय पहाड़ी में अवेलेबल थे। ये नरम होता था और फॉइलेटेड होता था। फिर मैंने ये बताया कि ये जो चकमक क्वार्ट्जाइट पत्थर है इसका चूरा का प्रयोग वो ईंटें बनाने में करते थे। चकमक चूरे का गाढ़ा बनाने के लिए, दीवारों को सुंदर बनाने के लिए करते थे। हाँ, तो इस चकमक पत्थर का प्रयोग, ये शायद लाइन कट गई है यहाँ, ये नीचे स्क्रीनशॉट में लाइन कटी है। तो इसमें लिखा हुआ था कि ईंटों को चमकदार बनाने के लिए इस चकमक टाइप के क्वार्ट्जाइट पत्थर का यूज़ करता था। यानी कि ईंटें बनाने में किसी पत्थर का यदि यूज़ करा तो ईंटें भी बना ही रहे होंगे। तो अब इस आधार पर यदि आहड़ कट गया तो गणेश्वर सभ्यता आसानी से उत्तर किया जा सकता है। तो ये भी समझ के आधार पर सवाल हो गया। और अंतिम बात यह है कि चूँकि ये लोग ईंट का प्रयोग करते नहीं थे इसलिए बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर का उपयोग करते थे। इसके साथ ही आहड़ गणेश्वर सभ्यता से संबंधित ये मामला पूरा PYQ समाप्त हो गए हैं। आपको 9 किताबें पूरी याद कर दी गई है। जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके विकल्पों की व्याख्या सहित पूरा समझा दिया गया है। RBSE के कोई भी जानकारी छोड़ी नहीं गई है।